सीरीज है, लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। और ये हर साल रिपीट होने वाले सवाल है, उनको मैंने रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है। भारतीय गणतंत्र का सबसे पहले जो प्रमुख है कौन होता है निम्न में से, तो यहाँ पर ये प्रश्न है। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझना इस चीज को। पहले प्रश्न को देखेंगे यहाँ पर। गणतंत्र का मतलब होता है कि जो देश का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, देश का जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो जनता द्वारा चुना जाता है, जनता द्वारा। तो भारत का सबसे सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, जो जनता द्वारा चुना जाता है, ठीक है। तो जैसे कई देश हैं, जैसे मुस्लिम कंट्री जो अरब के हैं, जो गल्फ कंट्री जो हैं, वहाँ आप देखेंगे कि या वहाँ पर क्या देखेंगे, वहाँ पर राजशाही शासन चलता है। तो वहाँ का जो प्रमुख होता है जनता द्वारा नहीं है, बल्कि वहाँ पर पहले से ऑलरेडी जो सिस्टम है वो वहाँ पर चुन के आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो भारत का जो प्रमुख है राष्ट्रपति, वो जनता के द्वारा चुन के आता है, तो वो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख हो जाता है। तो आंसर इसका सही है, भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट अगला थोड़ा इसको और देखें आगे। संविधान के अनुच्छेद 52 में इसका क्या किया गया, उल्लेख है। अनुच्छेद 52 में इसका उल्लेख किया गया कि भारत का राष्ट्रपति होगा, और जब राष्ट्रपति क्या होता है, राज्य का यानी कि भारत का प्रमुख होता है। समूची जो कार्यपालिका कार्रवाई है उसके नाम से की जाती है, आर्टिकल 53 में। और रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान उसमें निहित होती है, और उसका कानून द्वारा विनियमित यानी उसको करता है, ठीक है, आर्टिकल 77 में, ठीक है। तो राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या होता है, एक तो होता है नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। क्या होता है, नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, ठीक है। और उससे बड़ी बात क्या है, भारत के राष्ट्रपति को हम क्या कहते हैं, प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, भारत का प्रथम नागरिक कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट सिटीजन होते हैं, प्रथम नागरिक होते हैं यहाँ पर कौन, राष्ट्रपति, ठीक। और जितने भी काम होते हैं भारत में सभी राष्ट्रपति के साइन से ही होते हैं। राष्ट्रपति संसद का क्या होता है, संसद का अंग होता है। राष्ट्रपति क्या होता है, संसद का अंग होता है, यानी कि राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, तो ये मिल करके क्या बनाते हैं, संसद बनाते हैं। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितना होता है, तो कार्यकाल इसका 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति को शपथ है, शपथ कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति को शपथ जो है सीजीआई यानी मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट के, वो शपथ दिलवाते हैं इसको, ठीक है। और राष्ट्रपति का इस्तीफा देगा तो इस्तीफा किसको देगा, यानी अपना जो त्याग पत्र देगा वो किसको देगा, तो वो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। अच्छा, राष्ट्रपति को हटाया किस प्रकार से जा सकता है, राष्ट्रपति को हटाए जाने के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसे क्या कहते हैं, महाभियोग। यानी राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पहले वो किसी भी तरीके से संवैधानिक कदाचार यानी कि अपने जो उसके दायित्व उनको सही तरीके से संवैधानिक के अनुसार नहीं निभा रहा, तो महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसे हटाया जा सकता है। आर्टिकल 56 में महाभियोग द्वारा हटाया जाएगा, ये बखान है, लेकिन महाभियोग कैसे काम करेगा, ये आर्टिकल 61 में, तो इसको जरा ध्यान देना यहाँ पर, ठीक। चलिए उसका थोड़ा और इसके बारे में डिटेल देखते हैं, इसकी शक्तियों के बारे में देखते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में देखते हैं। तो क्या होता है कि इसकी जैसे 5 शक्तियां हैं, तो कार्यपालिक शक्ति, इसकी विधायी शक्ति, वीटो पावर, क्षमादान और आपातकाल। तो कार्यपालिक शक्ति में नाम मात्र की कार्यपालिका होता है, पीएम की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री क्या करता है, प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, सभी संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और पद मुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के ही नाम से होती है। और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। क्या होता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति, ठीक। तो ये इसकी कार्यपालिक शक्तियां होती हैं। अगला क्या है, विधायी। देखें विधायी में क्या होता है, ये भारत का संवैधानिक प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख है, ठीक है। यानी लीगली यानी कॉन्स्टिट्यूशनली यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर हेड होता है। संसद का अंग होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि संसद का ये क्या होता है, अंग होता है। जैसे ये क्या संसद है, ठीक, ये संसद है, और संसद को यहाँ पर ये मान लो हम 3 भागों में बांट देते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। तो ये होगी राष्ट्रपति हो गया, एक साइड में यहाँ पर लोकसभा हो गई, ये राज्यसभा होगी। इस प्रकार से मिलकर के क्या बनती है, संसद बनती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं, ठीक। उसके बाद में क्या होता है राष्ट्रपति के बारे में, कि राष्ट्रपति क्या होता है, संसद का सत्र होता है उसको आहूत करता है। संसद का सत्र को क्या करता है, आहूत करता है। आहूत का मतलब इन्विटेशन देता है, सत्रावसान करता है, अर्थात संसद के सत्र जो चल रहा है उसको कैंसिल करके वापस भेजता है, यानी उसको टाइम उसका पीरियड खत्म करता है। उसके बाद क्या होती है, जब क्या हो रहा हो, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, ठीक है, तब उस वक्त क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है, और आर्टिकल 123 में। और अगर ऐसा कोई मुद्दा हो जिसमें संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, आपस में सहमत ना हो, ऐसी स्थिति में वहां पर क्या करता है, संयुक्त बैठक को बुलाता है, और आर्टिकल 108 के तहत। अच्छा, उसका एक प्रश्न यहाँ से आता है कि संयुक्त बैठक होती है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। आर्टिकल 118 में इसके बारे में बताया गया है। कहाँ बताया गया है, आर्टिकल 118 में बताया गया है
कि लोकसभा अध्यक्ष क्या करेंगे, इसकी अध्यक्षता करेंगे, किसकी, संयुक्त बैठक की। और संयुक्त बैठक बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति। और कब बुलाएगा, जब दोनों सदनों के बीच में परस्पर तालमेल ना हो किसी भी मुद्दे पर लेकर के, यानी कोई विधेयक है जिस पर आपसी सहमति नहीं बन पा रही है ऐसी स्थिति में। ठीक है, तो ये इसकी विधायी शक्तियां हो गई। नेक्स्ट अगला है वीटो पावर। वीटो पावर में क्या होता है कि जब संसद से कोई भी विधेयक पारित होकर के राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति के पास क्या क्या विकल्प होते हैं, या तो उसको अपने साइन कर करके अंतिम तौर पर उसको क्या करते, कानून बना दे उसको, ठीक है, अधिनियम बना दे, या फिर उसको वापस भेज दे पुनर्विचार के लिए। ठीक है, यानी या तो क्या कर सकता है, हाँ बोल सकता है उसको कि भाई ठीक है, हाँ बोलेगा तो अधिनियम क्या क्या बन जाएगा, वो अधिनियम बन जाएगा जो विधेयक है। या उसको क्या बोल सकता है कि ना बोले भाई, ठीक है, तो यानी पुनर्विचार के लिए भेज दे कि वापस जाओ और उस पर पुनर्विचार किया जाए इस पर। या फिर क्या कर सकता है कि दोनों की स्थिति हो जाए, हाँ ना हाँ बोले और ना बोले, बीच में उसको शांत रह सकता है, तो पॉकेट वीटो कहते हैं। ठीक है, तो ये वीटो की शक्ति है। अगली है क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति जो है वो आर्टिकल 72 में बताई गई है। किसमें, आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्ति है। क्षमादान शक्ति के तहत क्या है, क्षमादान शक्तियों के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है, क्षमादान शक्तियों के तहत राष्ट्रपति जो है वो क्या किसी भी की सजा क्या कर सकता है, माफ कर सकता है, कम कर सकता है सजा को, या फिर सजा को उसका प्रकार बदल सकता है। ठीक है, ये तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां होती हैं। अब एक है आपातकाल। जब देश के अंदर युद्ध, जब देश के अंदर ऐसी स्थिति हो कि या तो युद्ध की स्थिति हो किसी अन्य देश से, या बाहर से कहीं से आक्रमण हो जाए, ठीक है, बाहर से अटैक हो जाए, या फिर क्या हो, देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, क्या हो जाए, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो जाए। ठीक है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेगा, वहाँ पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। 352 के तहत यहाँ पर। और 356 में किसी भी जब राज्य में संवैधानिक जो मूल्य है उसके हिसाब से राज्य नहीं चल पा रहा है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, और यह आर्टिकल 356 में। और जब देश के अंदर वित्तीय आपातकाल लगेगा, कब लगेगा, 360 में, जब वहाँ पर वित्त की जो फाइनेंस की स्थिति है वो स्थिर नहीं है और देश जो है वो खतरे में चल रहा है। ठीक है, वित्तीय स्थिति है। तो ये आपातकाल 352, 356 और 360 के तहत हो गया। तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ थी जिनको हमारे डिस्कस किया राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं अगला है, ये दो सूचियाँ दी हुई, लिस्ट दी हुई है। संविधान का भाग 15, 16, 17 और 18, 15, 16, 17, 18 दिए, और दूसरी एक साइड से एक दूसरी अनुसूची दी हुई है, वो सूची दी हुई है सॉरी। तो इसको क्या यहाँ पर मैच करना है, चलो देखते हैं यहाँ पर। तो भाग 15 जो किससे निर्मित करता है, वो निर्वाचन से संबंधित है। और भाग 17 जो है वो किससे है, राजभाषा से है। भाग 18 किससे है, आपात उपबंधों से। और भाग 16 क्या है, कुछ वर्गों से। ठीक है, तो इस प्रकार से मैचिंग दिया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है, तो उसको ध्यान से देखना। नीति निर्देशक क्या होता है, नीति निर्देशक वे तत्व होते हैं जो राज्य को अपनी नीति बनाते समय क्या करते हैं, एक गाइडलाइन के तौर पर काम आते हैं। गाइडलाइन होती है ये कि राज्य अपना नीति बना रहा होगा तो उस वक्त किन किन बातों को ध्यान रखेगा, और जो राज्य की जो नीति होगी उसका झुकाव किधर होगा, और किन चीज़ों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। तो इसका पूछा गया है। अच्छा, इसके बाद क्या, इसको पहले देखें इसको, तो क्या इसका मतलब कौन सा नहीं है, तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये तो है ही, कोई भी होगा राज्य उसका पहले तो उद्देश्य ही होगा कल्याणकारी राज्य को स्थापित करना। सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, तो ये भी होना चाहिए, ऐसा राज्य यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक और न्याय क्या हो, सुनिश्चित हो, तो एक अच्छा राज्य होगा वहाँ पर। और एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, तो ये इसका आंसर गलत है, यानी कि रिलीजियस के आधार पर यहाँ पर कोई प्रमोट नहीं किया जाता, बल्कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। ठीक है, अच्छा इसके बारे में देखें, थोड़ा और डिटेल से देखते हैं इसको। तो संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 से 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कुछ देखते हैं हाईलाइट करके, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें से, ठीक, जो बार बार परीक्षा पूछी जाती रहती हैं। ठीक, तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसका। तो आर्टिकल 38 है, सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना। ठीक, ये वाला जो बात यहाँ पर कही गई है ना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, तो आर्टिकल 38 के अंदर आता है। आर्टिकल 39 क्या कहता है, 39 कहता है कि नागरिकों को समान अवसर, समान वेतन, बचपन का संरक्षण, स्वास्थ्य संबंधी अधिकार मिले, यानी समान अवसर, समान वेतन, यानी जो जैसा काम करे तो समान बराबरी लेवल पर समानता का अवसर मिले यहाँ पर। आर्टिकल 39 क्या है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुफ्त कानूनी सलाह की बात करी गई है यहाँ पर। ठीक है, और ये भी जो आर्टिकल 40 है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बात करता है यहाँ पर। ठीक, 41 क्या है कि यहाँ पर राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस, यानी कि सार्वजनिक सहायता मिले, उसका यहाँ पर बात की गई है। आर्टिकल 42 देखें यहाँ पर, तो काम की स्थिति और मातृत्व सुराहत, यानी मैटरनल लीव, ये माताओं को दी जाती है जो उनके शिशु होते हैं तो बाल्यकाल में, उस वक्त वहाँ पर ये बात यहाँ पर रखी गई है। नेक्स्ट देखें अगला क्या है, आर्टिकल 43 उपयुक्त जीवन स्तर और जीविका के साधन की बात की है। यहाँ पर 43 जो आर्टिकल है सॉरी, ये थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। श्रमिकों की जो भागीदारी है वो प्रबंधन में, यानी कि जो मैनेजमेंट में जो लेबर है उनकी भी भागीदारी, उनके साथ उनके भी थोड़ा सा राय मशुरा ली जाए उनकी।
आर्टिकल 44 ये सबसे चर्चा में रहता है, समान नागरिक संहिता की बात करी गई यहाँ पर, ठीक है। 45 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क पूर्व प्राथमिक शिक्षा, यानी प्राथमिक से पहले की जो 6 वर्ष तक की शिक्षा है वो वहाँ पर निःशुल्क मिले। तो आप देखते हैं आंगनबाड़ी जैसे प्रोग्राम चलाए जाते रहते हैं। आर्टिकल 46 अनुसूचित जाति और जनजातियों और कमजोर वर्गों के शैक्षणिक वर्गों को आर्थिक हितों की ध्यान रखना। जो SC ST और पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए आर्टिकल 46 बात की गई है। 47 में पोषण स्तर और स्वास्थ्य को सुधारने वाली बात हुई है। 48 ये इंपॉर्टेंट है, कृषि और पशुपालन और गौ हत्या वाली यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। कृषि पशुपालन का आधुनिकीकरण किया है, लेकिन गौ हत्या को भी रोक लगाया जाए। 48 पर्यावरण और वनस्पति जीवन को सुरक्षा और सुधार। 49 स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं का संरक्षण, यानी जितने भी राष्ट्रीय स्मारक हैं उनका क्या किया है, संरक्षण दिया है। आर्टिकल 50 क्या कहता है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, यानी न्यायपालिका जो है जुडिशरी इसको कार्यपालिका से पृथक करना, ये यहाँ पर गैप रखना, इसके बीच में ये बात करता है। 51 ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को महत्व देने वाला। अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अभी मैंने पीछे देखा था आर्टिकल 118 के तहत कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। और उसकी संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति, ठीक है, आर्टिकल 108 के तहत। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ये ग्रीनविल ऑस्टिन का कथन है। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है, तो रजनी कोठारी। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन अध्यक्ष का मतलब जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वही राज्यसभा का अध्यक्ष भी बनेगा, सभापति बनेगा। मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार जो है वो भारत में है एक कैसा अधिकार है, ये वैधानिक अधिकार है, ठीक है। वैधानिक अधिकार वो है जो संसद ने विधि बना करके हमको दिए। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत हमको ये अधिकार मिला है कि हम अपने प्रतिनिधि को क्या करें, चुन सकते हैं, तो ये एक वैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार जो संविधान में कहीं भी जिनका उल्लेख है, और मौलिक अधिकार जिनका उल्लेख संविधान के केवल भाग 3 में है। भाग 3 में जो अधिकार है वो कैसे मौलिक अधिकार है, भाग 3 से बाहर कहीं संविधान में उल्लेख है उनका तो वो संवैधानिक अधिकार है। और प्राकृतिक अधिकार जो मानव होने के नाते जैविक जीवन के लिए आवश्यक है। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। संविधान में संशोधन की पहल ऑप्शन से देखते हैं, केवल लोकसभा में नहीं, केवल राज्यसभा में नहीं, केवल राज्य विधानसभा में नहीं, संसद के किसी एक सदन में। ध्यान रखना यहाँ पर कभी ऐसा कोई प्रश्न आता है जहाँ पर केवल, सदैव, ठीक है, या फिर एब्सोल्युटली कोई वर्ड हो, यहाँ पर एब्सोल्युटली एकदम करेक्ट, एकदम नकारता हो, तो वहाँ पर उस चीज़ को वहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, वो नेगेटिव होने की क्या रहते हैं इसमें से चांस होते हैं, ठीक है। तो केवल शब्द जैसे हो, सदैव हो, है ना, या कोई नहीं एकदम हो, तो इस तरीके की जो है कोई ध्यान रखना। चलिए हम इसको प्रैक्टिस भी कराते रहेंगे, ठीक। तो 368 में क्या इसका उल्लेख किया गया, आर्टिकल 368 में किसका संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो इसमें 3 प्रक्रिया होती हैं तो संविधान संशोधन में। तो पहली है साधारण बहुमत से, तो ये संविधान संशोधन जो पहली जो प्रक्रिया साधारण बहुमत 368 की ये बाहर होती है। इसकी विशेषता क्या होती है, संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, ये क्या हो, इनको मतदान करने वाले जो सदस्य हैं, यानी कि मान लीजिए किसी दिन 400 सदस्य आते हैं और 400 में से 360 क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं, मतदान करते हैं, तो 360 में जो सदस्य होंगे उनका क्या बहुमत होना चाहिए। बहुमत का मतलब आधे से अधिक वोट हों, ठीक है। तो वहाँ पर क्या ऐसी यहाँ पर साधारण बहुमत की जरूरत होती है। इसकी विशेषता क्या होती है कि यहाँ पर इसकी संसद के दोनों सदनों में उपस्थित तो मतदान करने वाले सदस्यों का सामान्य बहुमत, ठीक है। और इसका उदाहरण क्या है, जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम में संशोधन करना। अब अगला ये नेक्स्ट है, अगला विशेष बहुमत। विशेष बहुमत क्या होता है, आर्टिकल 368 के अंदर है। विशेषता क्या, संसद के दोनों सदनों में और जो उपस्थित और वोट देने वाले सदस्य हैं उनका कितना होना चाहिए, 2/3, या सामान्य था अर्थात आधे से अधिक, या 2/3 वोटों, ठीक है। तो ऐसे वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर विशेष बहुमत कहते हैं इसको। उसमें क्या होता है, जैसे मौलिक अधिकार में संशोधन करना, जो नीति निर्देशक तत्वों में परिवर्तन करना, राष्ट्रपति शक्तियाँ, न्यायपालिका आदि से जुड़ा हुआ कोई भी तत्व होता है, तो वहाँ पर बहुत विशेष बहुमत की जरूरत होती है। और एक कोई ऐसा विषय हो संघ से संबंधित हो। संघ का मतलब ये है कि जैसे कि संघ का मतलब ये है कि जैसे मतलब भारत है, ये क्या है, भारत है, और भारत पूरे राज्यों में ये बटा हुआ है, संघ हो गया पूरा। ऐसा कोई मैटर हो जो वहाँ पर क्या करता हो कि संघ यानी केंद्र को और राज्य यानी सबको सम्मिलित करके पूरे को प्रभावित करता हो, तो वहाँ पर क्या जरूरत होती है, वहाँ जरूरत होती है विशेष बहुमत की, यानी उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, ठीक है। और उसके बाद में फिर क्या, जो राज्य हैं उनका आधे से अधिक का क्या वोट यानी सहमति हो, तो वहाँ पर हो सकता है। संघ विषय जैसे राष्ट्रपति व राज्यपाल की शक्तियों में परिवर्तन करना, उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में पर फेरबदल करना, 7वीं अनुसूची यानी राज्य सूची, संवर्ती सूची इत्यादि में क्या करना, यहाँ पर चेंजेस करना। तो वहाँ पर ये 3 आपने देखी। पहला हो गया आपका सामान्य बहुमत का हो गया, ठीक है, सामान्य बहुमत हो गया, ठीक। और दूसरा क्या हो गया आपका विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में 2/3 की जरूरत होती है, ठीक है। और तीसरा क्या होगा, तीसरा है आपका विशेष बहुमत, और उसके बाद में विशेष बहुमत हो गया, और प्लस उसके बाद में क्या हो, आधे से अधिक राज्यों की सहमति हो, राज्य सहमति हो।
ठीक है, तो ये यहाँ पर इस तरीके 3 यहाँ पर होते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं कुछ फैक्टर्स के बारे में। संविधान संशोधन को संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये क्वेश्चन ग्रुप में आ जाता है। राष्ट्रपति विधेयक अस्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है, और अब तक सबसे अधिक बदलाव वाला संशोधन 42 संविधान संशोधन 1976 है, जिसे हम मिनी संविधान के रूप में जानते हैं, या लघु संविधान के रूप में इसको क्या कहते हैं, इसको जानते हैं हम। अभी हाल ही में सबसे जो लेटेस्ट जो संविधान संशोधन है वो कौन सा है, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, और कब हुआ था, एक तो ये बताना है आपको लेटेस्ट का जो नंबर क्या है, कब हुआ है, और उसका विषय क्या है। ये 3 जो मुझे हैं आप क्या कमेंट करके बताइए। ठीक है, वीडियो आपको अगर समझ में आ रही हो, पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ इसको लाइक को शेयर जरूर करिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए प्लीज़। अगला देखें, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में प्रस्तावित एक क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक अंग है। अभी हमने पीछे देखा था आर्टिकल 39 में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष गैर सदस्य होता है? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो संसद का अंग तो होता है, लेकिन क्या होता है, सदन का अध्यक्ष जो होता है वो गैर सदस्य होता है, यानी किसी भी अंग का संसद के किसी भी अंग यानी राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है, वो अलग होता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है अगला कि निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन में भारत में प्रधानमंत्री का पद एक से अधिक समयांतर के बाद यानी गैप करके किया था? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है इसका इंदिरा गांधी और गुलजारी नंदा और अटल बिहारी वाजपेयी, तो इन लोगों ने यहाँ पर किया था। जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री, तो उसमें जवाहरलाल नेहरू तो लगातार बन रहे थे, लाल बहादुर शास्त्री नहीं रहे थे। एक से देखा, मुख्यमंत्री संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, ये सही है। वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है। ठीक है, सॉरी औपचारिक नियुक्ति पाता है, ये सही है। और साधारणतः नियुक्त होता है, ये गलत है। वो विशेष बहुमत का जो विशेष दल का जो जिस दल को विशेष बहुमत मिलता है वही अपने क्या करता है, अपनी सरकार बनाने के लिए, और राज्यपाल के पास प्रतिवेदन देता है, और वहाँ पर अपने जो उसका प्रमुख जो नेता होगा, ठीक है, तो उसको वो क्या करेगा, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा। वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्य द्वारा चुना जाता है, करेक्ट है। उसका पद बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है, ये पॉलिटिकल फैक्टर होता है। ठीक है, भारत में संविधान की मूल संरचना जो है यानी बुनियादी ढांचा सिद्धांत कहाँ से आया है? ये न्यायिक व्याख्या है। 1973 में केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के बीच में विवाद हुआ था, तो उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या किया, इसकी व्याख्या दी है। ठीक है, संविधान के 73वें और 74 संशोधन में से किसके सर्जन के लिए उत्तरदायी है? ध्यान रखना, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग और जिला नियोजन समिति। राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बोर्ड, ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका आंसर हो गया आपका बी। अगला, किस एक ने भारत के संविधान सभा के गठन का विचार रखा था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत रखा गया इसका। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत क्या किया गया, यहाँ पर संघीय शासन की यहाँ पर बात की गई है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? तो ये 43। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो मद्य निषेध, यहाँ बात की गई थी। गौ संरक्षण, ये भी बात की गई थी। पर्यावरण संरक्षण, ये बात की गई थी। क्योंकि 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा ये नहीं है, बल्कि वहाँ पर क्या था, 6 वर्ष से पहले के बच्चे हैं उनको प्री प्राइमरी की शिक्षा की बात कही गई है। ठीक है, और 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए आर्टिकल 21A के तहत ये मूल अधिकार है, और ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो ध्यान रखना, धन विधेयक का मतलब क्या होता है? धन विधेयक में वे सभी विषय होते हैं जो धन से संबंधित होते हैं, अर्थात जैसे कर को बढ़ाना, कर को लगाना, कर की दर में परिवर्तन करना, किसी अन्य देश को ऋण देना, किसी अन्य देश से ऋण लेना, ब्याज मुक्ति करना, ये सभी जो विषय होते हैं धन विषय से संबंधित, वो किस में होते हैं? धन विधेयक में होते हैं। अब जानते हैं इसमें से कौन सा नहीं होगा। तो कर से संबंधित सही है, उधार लेने से संबंधित सही है, संचित निधि याचनकता जो की अविरक्षित संबंधित उपबंध, ये सही है, और जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध, ये इसका गलत होगा। जो धन विधेयक की जो बात की गई है आर्टिकल 110 में की गई है, इसकी परिभाषा दी गई है। क्या परिभाषा, इसको देखते हैं। कर लगाना, कम करना, बढ़ाना, उसको नियमित करना या उसमें कोई परिवर्तन करना। भारत सरकार की ओर से ऋण लेना या किसी आर्थिक व्यवहार में कोई परिवर्तन करना। भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि में कुछ धन डालना हो या निकालना हो। संचित निधि में से किसी व्यय के संबंध में धन दिया जाना हो। भारत की जमा पूंजी में से किसी भी व्यय के संबंध में धन दिया जाना हो। भारत की संचित निधि तथा सार्वजनिक लेखों में धन जमा करने या लेखों की जांच पड़ताल करनी हो, तथा उपरोक्त 6 में 1 से 6 तो संबंधित कोई भी विषय हो सकता है। भारत का उपराष्ट्रपति द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है, करेक्ट बात है।
उपराष्ट्रपति के पास पद संबंधित कोई औपचारिक दायित्व नहीं होता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति के रूप में कोई काम नहीं होता है, वो एक जब जरूरत पड़ेगी तो वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा, अन्यथा वह राज्यसभा का सभापतित्व करता है सामान्य दिनों में। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का क्या करता है, निर्वहन करता है, करेक्ट है। राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक के काम करता है, अर्थात सभी चारों इसके क्या सही हैं। गणतंत्र अवधारणा संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? तो गणतंत्र को बताया था मैंने, जिसमें जनता सर्वोच्च होती है, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित होती है, सही है। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक व्यक्ति में निहित होती है, ये गलत है। वो उस जनता का प्रतिनिधि होता है, न कि राजा की तरह। एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो, ये इसका करेक्ट आंसर, ये सही है इसका। तो सही इसका करेक्ट कौन सा इसका था, जो नहीं पूछा था, नहीं कौन सा होगा, तो सी होगा। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष, राज्य उपाध्यक्ष और महासचिव लोकसभा और अध्यक्ष राज्यसभा, यानी सभी चारों होंगे इसके। भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंध करने वाला अधिनियम पारित किया गया था। तो 1976 में बंधुआ मजदूरी को रोक के लिए उन्मूलन के लिए बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अध्यादेश जारी किया गया था, बाद में 1976 में जाकर के कानून बन गया था, ठीक है। अगला देखें, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है। तो जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, ये तीनों हैं, और नगर पंचायत नहीं होगा, सॉरी हाँ नगर पंचायत ये नहीं होगा, ठीक। तो 73 में क्या किया है, 73 में की गई ग्राम की बात की गई है, ग्राम निकायों की बात की गई है, और 74 में किसकी बात की गई है, शहरी निकायों की बात की गई है, शहरी निकाय, ठीक है। अच्छा, दोनों ही जो संविधान संशोधन है 73 और 74 कब हुए थे, 1992 में किए गए, ठीक है। भाग 9 और भाग 9A क्रम से जोड़ा गया है, ठीक है, और अनुसूची 11 और अनुसूची 12 जोड़ी गई है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो देखो, भाग 1 में संघ के बारे में बात की है, भारत अर्थात इंडिया जो बात आती है वो संघ में, अर्थात भारत क्या राज्यों का संघ है, समूह है, संघ है, ठीक है। और आर्टिकल भाग 3 में क्या है, यहाँ पर भाग 3 में यहाँ पर मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। भाग 2 में यहाँ पर क्या, यहाँ पर नागरिकता के संबंधित हैं इसके, और भाग 4 में यहाँ पर नीति निर्देशक तत्वों से, जो आर्टिकल 56 से 11 तक, जो अभी पीछे मैंने डिटेल से पढ़े थे शुरुआत में, तो वो यहाँ पर। तो सही आंसर इसका होगा भाग 2, आंसर सी इसका। किसी व्यक्ति को एक ही अपराधी के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 20 के तहत कहता है कि किसी व्यक्ति को एक बार एक दंड की, मतलब एक अपराध के लिए क्या मिलेगा, एक ही सजा मिलेगी, ठीक है। ये नहीं कि हर बार अलग अलग मिलेगी, ठीक है। हम मान लो एक बार कोई व्यक्ति 4 हत्याएं कर देता है, तो उसे कितनी सजा मिलेगी, वो एक ही अपराध में गिनी जाएगी वहाँ पर, ठीक है। आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता दी गई है वाक और व्यक्ति की, यानी कि बोलने की, रहने की, अपनी बात रखने की, ठीक है, कहीं भी बसने की, और भारत में आवागमन की, घूमने की, पेशा अपनाने की, ये सभी स्वतंत्रता है इसमें। आर्टिकल 21 क्या कहता है, प्राण और देह की स्वतंत्रता, यानी कि शरीर से समझ जीवन जीने के लिए उनको स्वतंत्रता है। आर्टिकल 22 क्या कहता है, आर्टिकल 22 में कहा गया कि कोई व्यक्ति क्या हो, उसने कोई अपराध किया है तो उसके अपने दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण मिलेगा, यानी वो अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए यहाँ पर उसको आर्टिकल 22 दिया गया है। अगला देखते हैं, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है नहीं है, ये था हो गया है, तो आर्टिकल 331 में था। किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटाया गया है, ये आप कमेंट करें, ठीक है, कमेंट करें। संविधान संशोधन में कौन सा है जिसके द्वारा इसको हटाया गया है, प्लीज कमेंट फास्ट। वित्त विधेयकों के बारे में उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 117 में वित्त विधेयकों के बारे में बात की गई है, ठीक है। अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किस संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 338 का में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात की गई है। अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, यही द्वारा रिपीट हो गया। और संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो आर्टिकल 122 कहता है कि संसद के अंदर क्या चल रहा है, यह न्यायालय को उसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अर्थात संसद के अंदर कोई कार्रवाइयाँ जो होंगी वो क्या होंगी, न्यायालयों की जो जांच से, न्यायालयों की सुनवाई से, वो बाहर का विषय होगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, यानी 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा आर्टिकल 19F करके था, जो क्या था उसमें, वहाँ पर संपत्ति की स्वतंत्रता थी, उसको हटा दिया गया। आर्टिकल 31 इसमें क्या था, संपत्ति का अधिकार, उसे भी हटा गया, और ये संवैधानिक अधिकार बनाया गया आर्टिकल 300 का करके जोड़ा गया है। कब? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और मूल अधिकार यानी भाग 3 से आर्टिकल 31 को हटा दिया गया। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं की 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद करता है? ध्यान रखना, 243 का क्या कहता है, ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटें होंगी वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो आर्टिकल 24 मना करता है, क्या कहता है कि खान, कारखाना और खतरनाक स्थान, तो जो क्या होगा वहां पर, जो नाबालिग है उनको वहां पर रोक की बात कही गई है। 14 वर्ष से जो कम के बच्चे हैं वो इन जगह पर काम नहीं कर सकते। ठीक है। आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता की बात करता है, छुआछूत का विरोध की बात करता है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ उसके जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर या किसी भी आधार पर वो क्या का भेदभाव नहीं रह सकता, छुआछूत का। आर्टिकल 19 में क्या, वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, यानी हमें अपनी बात रखने की और अपनी बात रखने की और बोलने की ये स्वतंत्रता या दूसरी स्वतंत्रता, जिसमें हम कहीं घूमने रहना से इधर तमाम स्वतंत्रता उसमें दी गई है। जैसे कहीं घूमना है, कहीं पेशा अपनाना है, आवागमन है, संघ बनाना है अपना। ठीक है। तो ये स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 ये कहता है कि किसी व्यक्ति को क्या किया जा सकता, बलात् श्रम अर्थात फोर्सफुली उस पर काम कराना, बिना बेगार मतलब बिना पेमेंट दिए इस पर काम कराना। ठीक है। या क्या उसका दुर्व्यापार अर्थात उसको खरीद फरोख्त करना, इन सभी पर रोक लगाता है आर्टिकल 23। निम्न का अनुच्छेद में से किसको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय कहा है? तो आर्टिकल 32 को कहा है। क्यों? कि आर्टिकल 32 कहता है कि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा हो तो सीधा व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। ठीक है। इसलिए आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा या हृदय कहा है। वहीं पर कोई व्यक्ति 226 के तहत क्या जा सकता है? हाई कोर्ट भी जा सकता है। सूचना का अधिकार कैसा है? सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। आरटीआई एक्ट 2005 के तहत हमें सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है? तो समता का अधिकार। यानी पहले ये देखें तो भारत स्वतंत्र होने से पहले आप देखते हैं तो स्वतंत्र समानता नहीं थी, यानी सभी लोग एक ही पहलू पर एक स्तर पर नहीं थे। ठीक है। तो लोगों का शोषण होता रहा है, तो इसीलिए इसे द्वितीय पीढ़ी का कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर समता दी गई है, सभी लोग समान होंगे, कानून के सामने होंगे और सब रूप से क्या होंगे, बराबर होंगे। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो महान्यायवादी। आर्टिकल 76 के तहत महान्यायवादी का उल्लेख है। महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है। और वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पर रहता है। ठीक। उसके आर्टिकल 76 में उल्लेख हो गया, प्रथम विधि अधिकारी हो गया, राष्ट्रपति पश्चात पर्यंत रहता है वहां पर। और सबसे बड़ी बात क्या होता है, संसद में यह बोल सकता है, बैठकों में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। और यह भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। और भारत सरकार का से वकील भी कहते हैं, कहीं भी जहाँ भारत सरकार का अगर मुद्दा होगा या केस होगा तो भारत सरकार की तरफ से ये क्या करेगा, वकालत करेगा और पूरे भारत में इसको सुने जाने का अधिकार होता है। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे देता है? राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा क्या, जो आप जानते होंगे कि वो संघ लोक सेवा से संबंधित है, जो IAS, IPS, IPS या जो परीक्षाएं जो होती हैं उनको सम्मिलित कराते हैं। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का तभी पात्र होगा जब राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अयोग्य हो। सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पद सभापति होता है। दोनों सही है, दोनों की एक इसकी व्याख्या है। नेक्स्ट देखें, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का मूल अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। भाई जब प्राण और दैहिक नहीं रहेंगे तो फिर उसका क्या मतलब रहेगा, तो उसे निलंबित किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से राज्यसभा द्वारा पारित किए गए और लोकसभा द्वारा सहमत व्यक्ति से हटाया जा सकता है। ये सही है। ये बाकी के दो हैं वो उस वक्त के तत्कालीन है, जब ये पुराना प्रश्न है तो इसको हम छोड़ते हैं यहाँ पर, बाकी दो ये देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं, किसी राज्य के मुख्यमंत्री संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। ये इसका क्या गलत है, क्योंकि यहाँ पर वो समस्त का नहीं करते, कुछ विवेक की शक्तियाँ भी होती हैं किसके पास, राज्यपाल के पास में। ठीक है। बाकी मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री सलाह करते हैं। बाकी ये सब सही है इसमें से। कावेरी नदी जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पांचाली से हैं। यहाँ पर बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? तो 1861 में हुई थी। ठीक है। चलिए, ये यहाँ तक क्लास थी और उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी क्लास। ठीक है। और मुझे यहाँ तक आशा है कि आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी